वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब क्लास क्योंकि हमारी 7 PM पे है तो अपने सभी फ्रेंड्स को ये नोटिफाई कर दें। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज लेक्चर नंबर 16 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर के। इंडियन एविडेंस एक्ट के अब तक के टोटल 15 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। टोटल 15 लेक्चर्स, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। आज सेक्शन 45 से 51 तक हम डील करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। मेंस में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, बट प्री ओरिएंटेड, अगर मैं प्री की बात करूँ तो प्री एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। सो आज हम देखेंगे कि जो सेक्शन 45 से 51 तक किस कॉन्सेप्ट से डील करता है। एक टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं ओपिनियन एक्सपर्ट। ओपिनियन किसी एक्सपर्ट का क्या एविडेंस में रिलेवेंट होना चाहिए। जब हम एविडेंस एक्ट स्टार्ट करते पढ़ना तो हमने 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स की बात की थी। तीनों गोल्डन प्रिंसिपल वहाँ पे क्या थे? सबसे पहला था कि आपका बेस्ट एविडेंस रूल जो हो, बेस्ट एविडेंस जो है बेस्ट देना चाहिए। हमने वहाँ पे बेस्ट एविडेंस रूल और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस दोनों के डिफरेंस की आई थिंक लेक्चर 3rd या 4th में बात की थी। सेकंड था हमारा यहाँ पे कि नो हेयर से एविडेंस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहनी है। जब आप सेक्शन 60 पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि बेस्ट एविडेंस वही है जो विटनेस जो डिपोज कर रहा है वहाँ पे, ही हर्ड बाय हिज ओन सेंसेस। उसने जो सुना, उसने जो देखा, उसने जो महसूस किया, परसीव्ड बाय द ओन सेंसेस इज द बेस्ट एविडेंस। किसी दूसरे के द्वारा सुनी गई बातें यहाँ पे लागू नहीं होती हैं। और तीसरा हमने कहा था कि सिर्फ जो रिलीवेंट फैक्ट्स हैं या फैक्ट इन इशू हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको एविडेंस दिया जाना चाहिए। तो हमने इसके लिए रिलीवेंसी का अलग से चैप्टर बना दिया जो कि लीगल रिलेवेंसी की बात करता है सेक्शन 6 से 55 तक, क्योंकि 5 तो क्या कह रहा है कि रिलेवेंट होना चाहिए, 6 से 55 उसकी रिलेवेंसी की बात की गई है। लेकिन अब आता है ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को एज अ विटनेस आप विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं और उसकी बात को वहां पे सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपका हेयर से का एक एक्सेप्शन भी है। भाई थर्ड पर्सन के ओपिनियन को क्यों माने कोर्ट? इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि इसको हर कंडीशन में माना जाना चाहिए, इसके लिए स्पेशल कंडीशन होती है। देखिए सेक्शन 5 जब आप पढ़ते हैं, जब हमने सेक्शन 5 पढ़ा था, सेक्शन 5 ने बहुत क्लियरली हमें एक चीज़ बता दी थी कि एविडेंस कैन बी गिवन ओनली फॉर द रिलीवेंट फैक्ट्स नॉट द अदर्स। अब रिलीवेंट फैक्ट कौन से? हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड इन सेक्शन 6 to 55। इसके अलावा किसी और के एविडेंस को हम नहीं लेंगे। लेकिन जब सेक्शन 45 कहता है, वो रिलेवेंसी बता रहा है किसकी? ओपिनियन एक्सपर्ट की। तो ओपिनियन एक्सपर्ट कब होगा? भाई ये तो एक जनरल रूल है, ये जनरल रूल है कि हम नहीं लेंगे। लेकिन जब आप सेक्शन 45 से लेकर 51 तक जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वो बात करता है ओपिनियंस ऑफ द थर्ड पर्सन, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन की। और एक्सपर्ट के अलावा भी कुछ लोगों के ओपिनियन यहाँ पे होंगे। स्पेशली एक्सपर्ट ओपिनियन 45 एंड 45A है। एक बार सेक्शंस का बाइफर्केशन कर लेते हैं, फिर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। देखिए आपका जो सेक्शन 45 है ये ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। अब किस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है? टोटल यहाँ पे 5 है जिसमें एक्सपर्टीज हो सकती है। फॉरेन लॉ में ये कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है, क्या डोमेस्टिक लॉ में भी एक्सपर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता यार। देखिए सीधी सी बात है, ओपिनियन कब लोगे? जब कोर्ट वहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहा हो, तब वो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेता है। डोमेस्टिक लॉ में तो जज साहब जो है वो खुद ही क्या है, खुद ही एक्सपर्ट है यार वो। तो फॉरेन लॉ के अंदर लिया जा सकता है, साइंस में लिया जा सकता है, आर्ट में लिया जा सकता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को इसमें डाला गया है, और फिंगरप्रिंट्स इंप्रेशंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। लेकिन ज़माना बदल गया है, अभी आ गया है इलेक्ट्रॉनिक युग। तो 45A ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस।
आईटी एक्ट आया था 2000 में, उसी में एक सेक्शन ऐड किया गया 279A, आईटी एक्ट 2000 की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उसे भी क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट की कैटेगरी में लिया जाएगा। फिर आते हैं ऐसे फैक्ट्स जो इन एक्सपर्ट के ओपिनियन को, ध्यान से सुनिएगा बात को, एक्सपर्ट के ओपिनियन को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओपिनियंस के एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसको सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट और उसको इनकंसिस्टेंट, उससे अगेंस्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन 46 में क्या हो जाती हैं, रिलीवेंट हो जाती हैं। 47 कहता है ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रिलीवेंट, हैंडराइटिंग की बात करता है। हैंडराइटिंग हम पूरा लिंक करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ पे हैंडराइटिंग दिया गया, 67 में बताया गया हैंडराइटिंग के बारे में, सीआरपीसी के 311 में बताया गया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब 47A, भाई जब हैंडराइटिंग की बात आ गई तो डिजिटल सिग्नेचर भी कहाँ जाएगा, वो भी यहाँ पे उसके बारे में भी बात की जाएगी। जो 2008 की अमेंडमेंट थी, 2009 में जो इंसर्ट किया गया एक्ट नंबर 10 ऑफ 2009, उसके तहत डिजिटल सिग्नेचर वर्ड एक यूज किया गया और उसी में आपका ये सेक्शन भी इंसर्ट हुआ। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, और जब हमने सेक्शन 13 पढ़ा था, राइट और कस्टम को हमने कहा था कि इंस्टेंस पे हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन पे हो सकते हैं राइट और कस्टम्स, ये कब रिलीवेंट होगा, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे लेंगे। 49 कहता है यूसेज, टीनेंट्स एटसेट्रा, ये कब रिलीवेंट हो जाएंगे। रिलेशनशिप, जब आपने सेक्शन 32 का सब क्लोज 5 पढ़ा था जो रिलेशनशिप की बात करता है, उसी तरह से यहाँ पे जब भाई वो अगर व्यक्ति जो रिलेशनशिप बता रहा है वो नहीं रहा उसके, तो क्या हो जाएगा, वो रिलीवेंट यहाँ हो जाएगी। इफ ही इज लाइव देन वो सेक्शन 50 में रिलीवेंट हो जाएगा। इनके रिलेशन को भी आज समझेंगे। तो और जितना एक्सपर्ट ने ये दिया है, एक्सपर्ट कैसे देगा, अपने सम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, कुछ बुक्स हैं जो भाई रिनॉन्ड बुक्स हैं जो पहले से चली आ रही हैं बुक्स, उनको पढ़ के, तो जहाँ जिन बेसिस पे उसने जिन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे अपनी रिपोर्ट दी है, वो ग्राउंड जिन जो उसने ओपिनियन बनाया है जिस वजह से, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन 51 में। These all sections related with the opinions of third person when relevant. रिलीवेंसी बता रहे हैं थर्ड पर्सन की, उस थर्ड पर्सन का ना तो वो विटनेस है उस केस का, ना उस केस की पार्टी है, वो केस से बाहर है, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल हिज ओपिनियन इज रिलीवेंट। ये आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ये चीजें हम समझेंगे। अपना सीआरपीसी का बेयर एक्ट और एविडेंस का बेयर एक्ट, ये दो चीज़ें तो आज की क्लास की मैंडेटरी चीज़ें हैं, और आईपीसी भी साथ रखें तो बहुत अच्छा है। सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ और शायद ऐसा ही होगा। ठीक है, और आज राजस्थान का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब जो मेंस, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका सिलेक्शन हो गया। कट ऑफ 72 पे गया है। अगर आप रिजल्ट का पूरा डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उन सबको मेरी शुभकामनाएं मेंस के लिए। और स्टार्ट कर दें। एविडेंस एक्ट में बिल्कुल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को यहाँ बता रहे हैं। अगर आप सिर्फ एविडेंस एक्ट के साथ हार्डली 1 महीने में, और हम पूरा एविडेंस एक्ट कवर कर देंगे, मेंस के एंगल से कवर कर देंगे। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने चीज़ें समझी। अब हम बार बार कह रहे हैं कि ओपिनियन है किसका है, एक्सपर्ट का है। तो ये एक्सपर्ट कौन होता है, हु इज दिस एक्सपर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि हु कैन बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट। भाई एक्सपर्ट हम किसको कहेंगे। इसको एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। एक्सपर्ट विटनेस हमें क्यों चाहिए। देखिए, जनरली आप देखेंगे ना, एक जनरल रूल क्या होता है कि किसी भी विटनेस का ओपिनियन जो है वो रिलीवेंट नहीं होता। मान लीजिए आप जज साहब हैं और आपके सामने भाई विटनेस बॉक्स के अंदर कोई एक बंदा आके खड़ा होता है और वो आपको क्या कह रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है। तो उस विटनेस का ओपिनियन, मैं एक ऑर्डिनरी विटनेस की बात कर रहा हूँ, वो रिलीवेंट नहीं होता है। ओपिनियन नहीं दे सकता विटनेस। विटनेस जो उसने देखा, सुना, महसूस किया वो बता सकता है। ठीक है, अब देखा, सुना, महसूस किया, ये कहाँ पे आता है। वैसे तो बेस्ट एविडेंस रूल आपका सेक्शन 91 है, लेकिन
सेक्शन जो 60 है वो ओरल एविडेंस के लिए जो है बेस्ट एविडेंस का काम करता है। ठीक है, बेस्ट एविडेंस रूल वहां पे सेक्शन 60 में आ जाता है। तो सेक्शन 60 एक बार अपना बेरेक्ट खोल लीजिए, सभी लोग एक बार सेक्शन 60 पे चलें। ठीक है, सेक्शन 60 कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। खोल लिया होगा सबने बेरेक्ट, सेक्शन 60 पे आ जाइए। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही सॉ इट। वही विटनेस जिसने कहा कि देखा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये बातें विटनेस की रिलीवेंट नहीं होती हैं। इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी हर्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट। जिसने सुना, मुझे उसने बताया, उसने सुना था, नहीं भाई ये नहीं चलेगा। ठीक है, इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाई एनी अदर सेंसेस और इन एनी अदर मैनर, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही परसीव्ड इट बाई द सेंस और इन दैट मैनर, मैंने महसूस किया। इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स, ये लाइन ध्यान से देखें, इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स ऑन विच ओपिनियन इज हेल्ड, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ पर्सन हु होल्ड दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड। वो उसका खुद का ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको क्या माना जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा। हालांकि इसके लिए जो है आपका सेक्शन 32 अपने आप में एक एक्सेप्शन हो जाता है, यहां भी इसने एक्सेप्शन दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल रूल। अब क्या है कि कोर्ट को कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए अब ये लेटर किसने लिखा, ठीक है, इसके ऊपर कोर्ट को अपना ओपिनियन बनाना है, हैंड राइटिंग मैच करनी है। इन दैट केस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। अब मैं मान लीजिए आपका देखा हुआ लेटर लिखने लगूँ आपके जैसे, चाहे मैं जितना भी अच्छा नकल क्यों ना करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लो रह जाता है और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और ये कहते हैं कि ये राइटिंग ए की है कि नहीं है। तो यहाँ ए क्या है, ए इज ए एक्सपर्ट, ए एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या होगी, क्या डेफिनेशन होगी? ठीक है, एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसने अपना टाइम डिवोट किया है। अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं और वहां आपको लिखना पड़ जाए एक्सपर्ट क्या है, तो एक्सपर्ट विटनेस इज वन हु हैज डिवोटेड टाइम एंड स्टडी टू अ स्पेशल ब्रांच ऑफ लर्निंग एंड thus is specially skilled on those points on which he is asked to state his opinion। लेकिन क्या ये टाइम डिवोट करना कंपलसरी है? सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में कहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि एक्सपर्ट जो है बंदा, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया उस फील्ड में, देन आल्सो कोर्ट कैन टेक हिज ओपिनियन एज एन एक्सपर्ट। जरूरी नहीं है कि उसने उसके ऊपर पीएचडी ही कर रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो एडमिशिबल हो जाता है एज एन एविडेंस, सो दैट कोर्ट कैन कम टू ए सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। और उसका जो वो ओपिनियन देगा ना, उस ओपिनियन के बाद कोर्ट को खुद का अपना ओपिनियन फॉर्म करना होता है, ओन ओपिनियन। वो उस ओपिनियन पे डिसीजन नहीं देता है कोर्ट, कभी भी एक्सपर्ट के ओपिनियन पे डिसीजन नहीं देगा, उसके ऊपर अपना ओपिनियन जो है वो लेगा। इसकी एविडेंसरी वैल्यू को भी हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, अब दूसरी एक लाइन कई बार आती है, एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको, नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो एक्सपर्ट विटनेस है ही इज ए विटनेस ऑफ फैक्ट और नॉट, तो हमेशा याद रखें एक्सपर्ट विटनेस इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट। हमेशा एक ऑर्डिनरी विटनेस जो होता है वो विटनेस ऑफ फैक्ट होता है, जिसने फैक्ट्स को देखा है, सुना है, महसूस किया है, परसीव किया है अपनी ओन सेंसेस से। ठीक है, इसका जो एविडेंस है, ओपिनियन है, ये सिर्फ कोर्ट के लिए एक एडवाइजरी होता है एंड इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता है। और कभी भी आप देखा होगा आपने कोर्ट में, जनरली आप में से बहुत सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे, जब डॉक्टर का एविडेंस लिया जाता है, मान लो किसी चीज़ में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद डॉक्टर का एविडेंस आप ले रहे हैं, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है बाकायदा विटनेस के तौर पे और उससे पूछा जाता है।
और अदर पार्टी को एक चांस दिया जाता है कि वो उसे चाहे तो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। यानी कि रिपोर्ट है जो एक्सपर्ट की, वो बिना किसी उसे एग्जामिन किए एविडेंस में नहीं ली जा सकती। यहां पे एक्सपर्ट को आके अपना एविडेंस देना है और उसे क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा। ठीक है, अब एक्सपर्ट के साथ अब देखिए, अब सीआरपीसी खोलते हैं। अभी तक हमने समझा कि हु इज एन एक्सपर्ट। सीआरपीसी में सेक्शन 293 खोलिए। सबके पास सीआरपीसी होगी, आई होप सो। अगर सीआरपीसी आपके पास है तो सीआरपीसी का सेक्शन 293 खोल लीजिए। 293 क्या कहता है? रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जब सीआरपीसी करेंगे तो इसको भी डिटेल में समझेंगे। ये कह रहा है कि एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, यहां वर्ड यूज हुआ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, टू हुम दिस सेक्शन अप्लाई। तो सबसे पहले, बाकी पढ़ने से पहले आप नीचे आ जाइए, वहां पे सब सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 कहता है कि कौन कौन सी चीजें यहां पे होंगी। तो ए से लेके एफ तक आपको दे रखा है। केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब एंड स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब, सेरोलॉजिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब जो है, ये सब यहाँ पे एक्सपर्ट होंगे। अब आप सब सेक्शन 2 पर आइए। देखिए, अभी हम सीआरपीसी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका लिंक करा रहा हूं आपका एक्सपर्ट के साथ। कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन एंड एग्जामिन एनी सच एक्सपर्ट एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट, उसे सम्मन भेजा जाएगा, बाकायदा बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ, अगर मैं यहीं पे एविडेंसरी वैल्यू की भी बात साथ साथ कर लें, हम बेरेक्ट पढ़ लेंगे, बेरेक्ट की चिंता ना करो, एक बार समझ लो चीज को। एविडेंसरी वैल्यू की मैं बात करूं तो इट इज अ वेरी वीक एविडेंस, ये बहुत ही वीक एविडेंस है। क्यों वीक है? देखिए, यहां पे कई तरह के चांसेस रहते हैं। आपने एक्सपर्ट को बुलाया, एक्सपर्ट में बी करप्ट, रिपोर्ट्स में नॉट बी करेक्ट, चांसेस आर देयर। सो सिर्फ इनके ऑन द सोल बेसिस ऑफ दिस यू कैन नॉट पनिश, कन्विक्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टेटमेंट, बट दे कैन बी ए कॉर्पोरेटिव एविडेंस। बट वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ कॉर्पोरेटिव एविडेंस के तौर पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को अपना एक ओपिनियन बनाना होता है और ओपिनियन बनता है इन्हीं के आधार पे। ठीक है, ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने बेरेक्ट पे चलें, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। यहां पे हमने कहा कि कोर्ट इज नॉट बाउंड, ये हमेशा याद रखना, कोर्ट इज नॉट बाउंड, कोर्ट जो है बाउंड नहीं है बाय द ओपिनियन, बट इट हैज टू फॉर्म इट्स ओन ओपिनियन। अब हमने कहा है, जब एविडेंसरी वैल्यू की हमने बात की, तो जो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, जो ऑर्डिनरी विटनेस देता है, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी योर एक्सपर्ट विटनेस का जो रहता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेडिकल विटनेस के ऊपर नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कहीं पे एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे एविडेंसरी वैल्यू में जो मेंस की तैयारी करें वो इस केस को लिख लें, आपके बहुत काम आएगा। रमाकांत राय वर्सेस मदन राय 2003 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 395। यहां पे कहा गया था कि क्रेडिबल ऑकुलर टेस्टिमनी वाज प्रेफरेबल टू दी मेडिकल ओपिनियन। समझिएगा इस चीज को, जो मैं लिख रहा हूं ना, वो आपकी 3 चीजों का डाउट क्लियर करेगा। क्रेडिबल ऑकुलर टेस्टिमनी वाज प्रेफरेबल टू मेडिकल ओपिनियन। क्रेडिबल ऑकुलर टेस्टिमनी, अब ये ऑकुलर वर्ड को हम पहले भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। ऑकुलर का मतलब होता है ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस का मतलब होता है डायरेक्ट एविडेंस। तो कोई क्रेडिबल डायरेक्ट अगर टेस्टिमनी है तो वो ज्यादा वैल्यू रखती है इन कंपैरिजन टू दी
मेडिकल ओपिनियन, एक्सपर्ट के ओपिनियन से, ठीक है, वहां पे उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या हम हर किसी को एक्सपर्ट मान लेंगे, जो भी आएगा उसको एक्सपर्ट मान लेंगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सपर्ट हमारे सिर्फ कुछ एक फील्ड में हो सकते हैं। अब वो फील्ड कौन से वो देखिए, जिसे हम एक्सपर्ट कहते हैं अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्सपर्ट माना गया सबसे पहले फॉरेन लॉ में, डोमेस्टिक लॉ में नहीं होता है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस के, आर्ट से रिलेटेड, फोर्थ आपका हैंड राइटिंग, और फिफ्थ आपका है फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस। ये सारे के सारे जो हैं आपके एक्सपर्ट माने गए हैं अंडर सेक्शन 45। इनके अलावा अगर किसी और का यहाँ पे लेना है आपको एविडेंस, तो उसे हम एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं लेंगे, वो अदर देन एक्सपर्ट वाली कैटेगरी में ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब एक केस था यहाँ पे भी, एक्सपर्ट के बारे में लिख लिया, ओपिनियन का फिर से लिख लीजिए, द प्रेमचंद्रा वर्सेस स्टेट 1996। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया था इस केस में कि एक्सपर्ट ओपिनियन कैन नॉट बी रिसीव्ड when an inquiry relate to the subject which does not require any peculiar course of study to qualify a man to understand it। यानी कि भाई अगर इनमें ऐसी कोई स्टडी नहीं चाहिए तो उसको ओपिनियन एक्सपर्ट में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो इनको छोड़ के किसी और में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने एविडेंसरी वैल्यू देख ली, आपने इसको समझ लिया। अभी हम चलते हैं, हम नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेर एक्ट को देख लेते हैं तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 45 कहता क्या है? सेक्शन 45 आपको कह रहा है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, इस पे फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग पे, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन पे, ठीक है। तो द ओपिनियन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशंस आर रिलीवेंट फैक्ट्स, सच पर्सन्स आर कॉल्ड द एक्सपर्ट। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एक्सपर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन का बेर एक्ट की लैंग्वेज जो कहती है। देखिए यहीं पे अगर आप सेक्शन 45 को अच्छे से समझना चाहेंगे तो आपने कहा, पहली चीज़ तो इसने ये बता दिया कि जो स्पेशली स्किल्ड हैं वो किस किस में होने चाहिए। स्पेशली स्किल्ड जो होने चाहिए वो होने चाहिए आपके फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में, हैंडराइटिंग में और आपका फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एनालिसिस जो होता है, ठीक है। और इसके अलावा किस में होना चाहिए? इसके अलावा भी कहीं पे चाहिए नहीं, उसको हम कहाँ मानेंगे? दूसरे में मान लेंगे। 3 इंग्रेडिएंट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सेक्शन 45 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो क्या है, जहाँ पे कोर्ट को अपना ओपिनियन बनाना है, कोई ओपिनियन फॉर्म करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, उसे क्या चाहिए? मदद चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है, अब वही होना चाहिए उन्हीं के ऊपर। द ओपिनियन जो है, ओपिनियन जो बनाना है वो इन्हीं 5 चीज़ों पर होना चाहिए। फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशंस। और तीसरी चीज़ें हैं, ओपिनियन किसका लेंगे? हु आर स्पेशली स्किल्ड, जो स्पेशली स्किल्ड है। किन चीज़ों पे? इन्हीं 5 पे, यानी कि एक सेंटर पॉइंट हो गया। 3 चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब यहीं पे इसके इलस्ट्रेशंस भी देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वॉज कॉज्ड बाई पॉइजन, ए की जो है डेथ हो जाती है किसी पॉइजन से। अब एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो सिम्टम प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, वो इस टाइप के पॉइजन से हुआ होगा। एक पॉइजन की वो टाइप बताते हैं, तो उस पॉइजन के वो क्या है भाई, एक पुलिस ने पेश किया था कि ये पॉइजन उसको दिया गया है, पॉइजन बरामद किया वहाँ से। अब एक्सपर्ट ने भी कहा कि हाँ इसी पॉइजन से इसकी डेथ हुई है, तो उसकी एक्सपर्ट की ये ओपिनियन जो है यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगी।
तो ये तो आपने देखा कि किस चीज़ में एक्सपर्ट है। कुछ केस लो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट कर लें। एक फिंगर इंप्रेशंस को लेके बड़ा मज़ेदार केस है, हालांकि वो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीपीसी को लेकर भी। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थिकालू, ओगाड एंड अदर्स, 1961 का ये केस है। यहाँ पे कहा गया कि जो थंब इम्प्रेशन और इम्प्रेशन ऑफ फुट वगैरह है, पाम है, फिंगर्स हैं, स्पेसिमेन राइटिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ना, पार्ट ऑफ बॉडी दिखाओ ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये सब क्या है, वोलेशन है किसका, दीज आर द वोलेशन ऑफ आर्टिकल 23, क्योंकि सेल्फ इंक्रीमेटरी है। भाई आपको कोर्ट कब कह सकता है हैंड राइटिंग के लिए, जब सेक्शन 311 सीआरपीसी का खोल के देखिए, वहाँ पे आपको मैजिस्ट्रेट आपको राइटिंग अपनी कोर्ट में देने के लिए बोल सकता है कि आप अपनी सैंपल राइटिंग सिग्नेचर वहाँ पे करके दीजिए कोर्ट में ही, और उसे कंपेयर कर सकता है अंडर सेक्शन 67 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात की गई थी, तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ हैंड राइटिंग, ये जो सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट सैंपल लिए जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई और कहा गया कि दीज आर नॉट द वोलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। ठीक है, तो ये केस एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी उस पर नहीं जाएंगे, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम यहीं पे, चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बार बार आता है डीएनए का, डीएनए टेस्ट। एनडी तिवारी जी का केस तो आप सबको याद होगा, गवर्नर थे वो, सॉरी तिवारी जी लिख दिया, डीएनए टेस्ट लिखना है, डीएनए टेस्ट। अभी डीएनए टेस्ट होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डीएनए टेस्ट? आप में से कितनों को पता है कि डीएनए का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डीएनए मीन्स व्हाट? कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट लड़के हैं, आपको सब कुछ पता है। डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए का मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये 1872 में बना था, एंड दैट टाइम साइंस उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस पे नहीं थी। तब डीएनए वगैरह किसी ने सोचा भी नहीं था कि डीएनए से इस तरह की चीज़ें पता लग सकती हैं। और इन द फील्ड ऑफ साइंस इट इज़ वेरी एक्यूरेट टेस्ट, डीएनए को जो बहुत एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। हम कहते हैं कि सेक्शन 112 ये किसके बारे में बात करता है? लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। ध्यान से देखिए, लिंकिंग आपको करते रहना, इंटरलिंकिंग से जोड़ के रखिए। एक बार अगर सभी सेक्शनों को आपने जोड़ के पढ़ना सीख लिया, अब ये सेक्शन पढ़ा तो दूसरा सेक्शन आपके दिमाग में आ रहा। जैसे आपने ये पढ़ा, सेक्शन 112 बोला, आपको तुरंत आना चाहिए कि 280 डेज के अंदर क्या होना चाहिए? लेजिटिमेसी क्या होगी? कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगी। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज इररिबटेबल इन नेचर। बट डीएनए टेस्ट जो है इसको प्रीवेल करता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे डीएनए टेस्ट जो है वो सेक्शन 9 और सेक्शन 45 दो जगह पे अपनी रिलेवेंसी बनाता है, दोनों ही जगह पे यहाँ पे रिलेवेंसी हो जाता है। यहाँ तक कि देखिए एक केस है, आप केस लिख लीजिए। श्री बनारसी दास श्री बनारसी दास वर्सेस मिसेस टीकू दत्ता 2005। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आई कोट, वी मे रिमेंबर दैट सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड एट अ टाइम when the modern scientific advancement with deoxyribonucleic acid यानी कि DNA were not even in the contemplation of the legislature. The result
of genuine DNA test is said to be scientifically accurate. Understood? तो यहां पे उसने कहा कि हम डीएनए को क्या करेंगे, मानेंगे। सेक्शन 45 में एक ही चीज कही जाती है कि ओपिनियन ने दिया किसने, एक्सपर्ट ने, और वहां पे कोर्ट ने अपना खुद का ओन ओपिनियन बना लिया। अब वो ओपिनियन का एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं, कोर्ट का ओपिनियन हो जाता है। डीएनए के बारे में केस और लिख लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां बताई गई है। नंदलाल वासुदेव बडवाक वर्सेस लता नंदलाल बडवाक 2014 का केस है। ठीक है, तो यहां पे जो है आपको ये डीएनए की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई थी। ठीक है, अब आपको सेक्शन 45 में आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने 45A पे। ये भी एक तरह से ओपिनियन एक्सपर्ट है, बट ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर है। सेक्शन 79A है जो किसका, आईटी एक्ट 2000 का। वो सेक्शन कहता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको हम एक्सपर्ट अभी 293 में हमने जो पढ़ा था, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को पढ़ा था आपने, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट को भी, एग्जामिनर को भी एक्सपर्ट का दर्जा मिलना चाहिए। और जिस तरह से हमारी रिलेवेंसी यहाँ पे 45 में थी, उसी तरह से इसे भी एक्सपर्ट माना जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे एविडेंस एक्ट में, तो क्या क्या हो गया, फॉरेन लॉ हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, आपका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हो गए, आपके फिंगरप्रिंट एक्सप्रेशंस हो गए, और आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एग्जामिनर भी आ गया। तो टोटल 6 यहाँ पे आपके एक्सपर्ट बन जाते हैं 45A को मिलाकर। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर है। अब 45A जो है ये कब इंसर्ट किया गया था, ठीक है, 2008 में। ठीक है, एक्ट नंबर 10 था 2009 का, उसमें इसको इंसर्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कई बार आता है, मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो अभी चलते हैं 46 के ऊपर। ओपिनियन एक्सपर्ट में अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, अगर किसी तरह का भी कोई भी डाउट है तो बताइए, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। अब 46 कहता है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। मैंने आपको बताया था 46 डील विद द स्टेटमेंट्स और द ओपिनियंस विच सपोर्ट द एक्सपर्ट्स ओपिनियन और विच इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। ऐसे फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट, या तो सपोर्ट करते हैं, इनकंसिस्टेंट है विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियंस आर रिलीवेंट। देखिए, दो चीजें होती हैं रिलेवेंसी की। पहला हमने कह दिया कि यहाँ पे नो हियर से एविडेंस, हियर से एविडेंस को हम नहीं लेंगे, लेकिन सेक्शन 32 इसका हमने सेक्शन 6 जो है वो भी क्या माना, एक्सेप्शन माना। एक बड़ी लैटिन टर्म यूज होती है, उसको लिख लीजिएगा, रेस इंटर एलियोस एक्टा। ठीक है, ये कई बार पूछी जाती है कि ये जो है किस सेक्शन से डील करती है एमसीक्यू में, इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन से डील करती है, तो सेक्शन 46 से डील करती है। प्लीज रिमेंबर दिस, पहली चीज। इसका मतलब होता क्या है कि द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज ought not to operate to the disadvantage of a third, ये इसका मीनिंग है। यानी कि हो सकता है कि मान लीजिए किसी को, आपने देखा होगा कभी कभी ना सीरीज मिलती है। अब इसका एग्जाम्पल ही आपको सारी चीज क्लियर कर देगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज पॉइजन बाई सर्टेन पॉइजन, ए को एक खास तरह का जहर दिया गया। अब फैक्ट क्या है कि बी को भी उसी तरह के जहर से उसकी डेथ हुई थी, सेम पॉइजन हो सकता है, क्योंकि उसके सिम्टम्स जो थे वो वैसे ही थे जैसे अभी ए में सिम्टम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया है कि हाँ, इसको इसी टाइप का जहर दिया गया है। ठीक है, उसको उसी तरह का जहर दिया गया है। यानी कि हालांकि बी की डेथ यहाँ पे क्या है, क्या रिलीवेंट है, नहीं है, इट इज नॉट रिलीवेंट। रेस जस्टिस हम क्या पढ़ते थे, ठीक है, तो यहां पे रिलीवेंट नहीं है। इसके साथ लिख लीजिएगा, रीड विद सेक्शन 11, फैक्ट्स नॉट रिलीवेंट अदरवाइज बिकम रिलीवेंट।
और ये सपोर्ट कर रहा है किसको? ओपिनियन के एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। ये आपका सेक्शन 46 है। 46 में कोई डाउट? चलिए अब हम चलते हैं अपने 48 में। अब 46 का पर्पज बता देता हूं आपको। 46 का पर्पज होता है फॉर द कॉर्पोरेशन एंड कंट्राडिक्शन ऑफ द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, ये उसका है। इसके दोनों इलस्ट्रेशन ए और बी आप पढ़ लीजिएगा। इलस्ट्रेशन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कई जगह से इनकी इंपॉर्टेंस जो है कभी कभी डायरेक्ट के डायरेक्ट आ गया, थोड़ी बहुत चेंज करके वो पूछ लेता है। अब आता ओपिनियन एज टू दी हैंड राइटिंग व्हेन रिलीवेंट। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे रीड विद सेक्शन 311 CRPC, सेक्शन 67 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये आपके हैंड राइटिंग से डील करते हैं। When the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of person by whom it is supposed to be written or signed that it was not written or signed by that person is a relevant fact. ठीक है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है? 47 ये कह रहा है कि जब किसी के हैंड राइटिंग को लेकर कोर्ट को अपना एक ओपिनियन बनाना कि उसकी हैंड राइटिंग है कि नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? बस जिस किसी ने वो डॉक्यूमेंट लिखा है या साइन किया है, अब कोर्ट देखना चाहता है कि क्या ये ए ने लिखा है, ये जो लेटर है ए के हैं, या इस लेटर पे जो ये साइन है ये ए के हैं। ये कोर्ट को देखना है। तो कोर्ट किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। अब कौन एक्वेंटेड हो सकता है? कौन उसकी पहचान सकता है? भाई उसका भाई, बहन, माता, या मान लीजिए आपका और मेरा बिजनेस है, मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, आप मुझे कुछ भेज रहे हैं, लेटर्स का लेना देना है आपस में। ठीक है, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में होता है ना, बहुत बार लोग पहचान लेते हैं कि उसकी राइटिंग होगी, क्लासमेट्स हैं, टीचर है उसके। तो ऐसे लोग जो एक्वेंटेड हो सकते हैं विद द हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन, ऐसे लोगों का ओपिनियन। दिस इज टॉकिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर देन एक्सपर्ट। यहां पे एक्सपर्ट तो नहीं है। और यही सेक्शन एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर रहा है कि हु कैन बी एक्वेंटेड, एनी पर्सन हु हैज सीन दैट पर्सन राइट, जिसने उसे लिखते हुए देखा हो, हु हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट प्रोपर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन दी आंसर। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, रिप्लाई आया था मेरे पास, मैंने प्रपोजल दिया, उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस भेजा था। या फिर जहां पे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, मैं किसी को सबमिट करता हूं अपने डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लोग क्या होंगे? एक्वेंटेड होंगे उस राइटिंग से। अंडरस्टूड? इसमें इसके इलस्ट्रेशन देखिएगा। इलस्ट्रेशंस काफ़ी, इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ, चाहे हम क्लास में पढ़े ना पढ़े, देखिए सब कुछ आपका ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता। यूट्यूब पे तो बिल्कुल हो सकता है, रेगुलर क्लासेज में फिर भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। रेगुलर क्लास में तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन का पूरा 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ सेक्शन 45 को लेकर रहता है। सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं विद केस लॉज। चलिए अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखिए आप। पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है? द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए मर्चेंट इन लंदन। लंदन का कोई है लंदन में बैठा है। ठीक है, लंदन का एक बंदा है, वहाँ का मर्चेंट है, व्यापारी है। अब वो क्या है कि वो लेटर उसका है कि नहीं है। कौन है वो? ए, वो बंदा है ए। अब बी जो है एक दूसरा व्यापारी था, ये कहाँ था? ये आपका कलकत्ता में था, इंडिया में। और यहाँ पे जो ए जो है इसको लेटर भेजता था, आपस में इनका भाई दोनों व्यापारी थे, लेन देन था लेटर्स का। अब बी देखो, बी तो मालिक था, अब उसका क्लर्क था सी, जो बी के बिहाफ पे सारे लेटर्स रिसीव करता था, पढ़ता था, उनका रिप्लाई देता था बी से पूछ के। ठीक है, सी कौन था? क्लर्क था। और डी जो है वो एक बी का ब्रोकर था। डी जो है वो बी का क्या था? एक ब्रोकर था, जिसको हैबिचुअली बी जो है लेटर्स दे देता था लिखने के लिए। तो जो ओपिनियन होगा बी का, सी का और डी का, वो रिलीवेंट हो जाएंगे ए की राइटिंग के लिए। किसकी राइटिंग के लिए? ए की राइटिंग के लिए। इन तीनों के ओपिनियन जो है रिलीवेंट हो जाएंगे। यही आपका सेक्शन 47 कह रहा है। सेम यहाँ पे 47 ए जो कह रहा है, ये डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है। ठीक है, जब डिजिटल सिग्नेचर की बात आ गई तो डिजिटल सिग्नेचर देखिए कहाँ कहाँ पे आएंगे।
आपका 85C भी डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है। ठीक है, 85C भी जो है डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है। और डिजिटल सिग्नेचर इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ कहाँ आएगा? 67A के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए, रीड विद, और 85B के साथ। ये दो ऐसे सेक्शन हैं जो डील करते हैं आपके डिजिटल सिग्नेचर से। ठीक है, दोनों के दोनों सेक्शन। अब ये कहता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन, द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इश्यूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रिलीवेंट फैक्ट। वो कहाँ पे हो जाएगी? रिलीवेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 47A है। तो देखिए यहां पे अब एक थोड़ा सा हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन हमने अभी तक देखा 45 को और 47 के डिफरेंस को समझेंगे। देखिए 45 और 46 इसी के साथ में है, और 47 और 47A, और यहाँ 45A को भी आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम अगर 45 47 कर लेंगे इसी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमेशा स्पेशली स्किल्ड है, स्पेशली स्किल्ड है, और कितने हमारे 5 + 1 6 एक्सपर्टीज यहाँ पे हैं। 45A को भी हमने मिला लिया। जबकि 47 जो है, 47 में क्या है? ये आपके नॉर्मल पर्सन है, दे आर नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी विटनेस हु हैज सीन, भाई उन्होंने अपनी सेंस से परसीव किया है, दे आर द ऑर्डिनरी विटनेस नॉट द एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, और इनको जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब आपने हैंडराइटिंग के बारे में इतना कुछ कहा, तो देखिए इसके लिए सेक्शन 73 को पढ़ना भी मत भूलिएगा, जहां पे कंपैरिजन है सिग्नेचर का, राइटिंग का, सील का। रीड विद सेक्शन 311 ऑफ CRPC, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप पढ़ेंगे और इनको इंटरलिंक करके अपना एक खुद का रिव्यू बनाएंगे कि भाई इसमें एक्चुअल में क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 48, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलीवेंट। राइट और कस्टम कहाँ पढ़ा था हमने? सेक्शन 13, तो रीड विद सेक्शन 13 एंड आल्सो रीड विद सेक्शन 32। 32 में भी आपने कहीं राइट और कस्टम पढ़ा था, याद कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, 32 के 4 में आपने राइट और कस्टम पढ़ा था। 32 का जब 4 पढ़ते हैं तो वहाँ भी राइट और कस्टम की बात की गई है। When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, opinions as to existence of such custom or right of a person who would likely to know its existence। भाई गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है, वो बता रहा है कि जी हाँ पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, पहले से होता आ रहा है। यहाँ माँ काली की पूजा होती थी, यहाँ पे ये लोग भैंस चराते थे, यहाँ पे ये तालाब का पानी जो गांव वाले यूज़ करते थे, यहाँ पे जो है पंचायत की ज़मीन थी, मैं पहले से देखा था। ऐसे जो है राइट्स और कस्टम जो जनरल नेचर के हैं, उनके बारे में अगर किसी बंदे का ओपिनियन है तो वहाँ पे उसको क्या माना जाएगा? रिलीवेंट माना जाएगा। ठीक है, अब जो सेक्शन 13 में आपने पढ़ा था वहाँ भी वो चीज़ें रिलीवेंट है, और सेक्शन 48 में भी रिलीवेंट है। अब एक्सप्लेनेशन कहती है कि जनरल कस्टम और राइट इनका इंक्लूड करता है कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। राइट ऑफ विलेजर और पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। भाई सब यूज करते थे, जनरल राइट की यहाँ पे इसने बात की है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम ज़्यादा देखिए, हम उसी सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट 49। 49 कहता है ओपिनियन एज टू यूसेज टेनेंट एटसेट्रा व्हेन रिलीवेंट। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू किस किस के बारे में? द यूसेज ऑफ टेनेंट ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और अ फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन, और द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और बाय द पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, the opinion of persons having special means of knowledge thereon are the relevant fact। ठीक है, यहाँ पे जब किसी भी यूसेज, कस्टम और यूसेज आप समझते हैं क्या होते हैं? यूसेज और टेनेंट्स है किसी ऑफ एनीबॉडी ऑफ मैन और फैमिली, या तो किसी भाई
मैन के या फैमिली के, गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, कोई रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन है उसको लेकर के, जिस किसी का स्पेशल नॉलेज है उसके बारे में, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलीवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, 49 को बस आप इंडेक्स बेस्ड याद रखें। 50 कहता है ओपिनियन ऑन द रिलेशनशिप व्हेन रिलीवेंट। सेक्शन 32 का 5 को हमेशा सेक्शन 50 के साथ पढ़ें। अगर आदमी मर चुका है, उसे इनकैपेबल हो गया है, नहीं मिल रहा है, जो ग्राउंड हमने सेक्शन 32 में पढ़े थे, इंडिविजुअल इज डेड, ही इज नॉट कैन नॉट बी फाउंड, ही इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग द एविडेंस, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर एंड डिले, हम उसको बुला नहीं सकते हैं, तो उस केसेस में जो है 32 के 5 में वो चीज़ रिलीवेंट हो जाएगी। सेम चीज़ अगर व्यक्ति खुद से आके बताता है तो सेक्शन 50 में रिलीवेंट हो जाएगी। यहाँ 32 में अगर बंदा नहीं मिल रहा तो यहाँ रिलीवेंट है सेम बात, और अगर वो मिल गया तो सेक्शन 50 में रिलीवेंट है। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who, as a member of a family or otherwise, has special means of knowledge on the subject, is a relevant fact. लेकिन कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन को जरूर ध्यान देना। एक्सेप्शंस क्या क्या मैं बता देता हूँ आपको, कि कोई भी ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा प्रूव करने के लिए। अगर आपको कोई मैरिज है अंडर इंडियन डाइवोर्स एक्ट, वहाँ पे अगर कुछ प्रूव करना है, कोई मैरिज प्रूव करनी है, तब नहीं होगा। अगर कोई 494, 495, 497, 498 चैप्टर नंबर 20 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड, चैप्टर 20 जो है इंडियन पिनल कोड का, ये 493 से लेकर के 498 तक आपका किससे डील करता है, जो ऑफेंस रिलेटिंग टू द मैरिज। तो अगर वहाँ पे अगर ये कोई बात कर, तो इन चीज़ों की प्रोसिक्यूशन में ये रिलीवेंट नहीं होंगे। तो इसकी एक्सेप्शन जरूर याद रखें। एमसीक्यू बनता है तो कई बार एक्सेप्शन से ही बनता है। अब इलुस्ट्रेशन देखिए इसका। इलुस्ट्रेशन को आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि इलुस्ट्रेशन कोई मिस नहीं करना है। इलुस्ट्रेशन ए देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी आर मैरिड। ए और बी भाई दोनों मैरिड हैं कि नहीं है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। The fact that they are usually received and treated by their friends as husband and wife। अभी जनरली ये लोगों से जब मिलते थे ना, अपने दोस्तों से, भाई पड़ोसियों से, अपने फ्रेंड से, तो कैसे मिलते थे कि हस्बैंड वाइफ की तरह ही मिलते थे। तो ये बात यहाँ पे रिलीवेंट हो जाए, क्या हो जाएगी, रिलीवेंट हो जाएगी। दूसरा इलुस्ट्रेशन बी यहाँ पे कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज लेजिटिमेट सन ऑफ बी। द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाई मेंबर्स ऑफ फैमिली इज रिलीवेंट। भाई ए जो है वो बी का लेजिटिमेट बेटा है कि नहीं है। तो बी की जो फैमिली है वो ए को हमेशा ऐसे ही ट्रीट करती थी मानो वो उसका लेजिटिमेट बेटा ही है, तो ये बात भी यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे एक्सेप्शन की। हमने कहा कि यहाँ पे कितनी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन हमने कह दी 2 है। पहली तो है इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 की, और दूसरी है आईपीसी के चैप्टर 20 की। चैप्टर 20 में सारे सेक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन आते हैं, 494, 495, 497 एंड 498, ठीक है। ये सारे सेक्शन आईपीसी के। अब मैं पहले एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन जो है ये सिर्फ मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड बात कर रही है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट किसको गवर्न करता है, ये क्रिश्चियंस को गवर्न करता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के लिए अलग से वहां पे दिया गया है। ये ध्यान देना इस चीज को। फर्स्ट एक्सेप्शन जो है ये आपकी सिर्फ क्रिश्चियन से रिलेटेड है, हिंदू और मुस्लिम इससे गवर्न नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग से मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम का कस्टमरी लॉ है। तो दिस एक्सेप्शन इज नॉट फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स मैरिज, अंडरस्टूड। It does not related with the marriage and divorce of Hindu and Muslim, as the Indian Divorce Act 1869 deals with the, किससे डील करता है, आपका क्रिश्चियन से रिलीजन से डील करता है। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है इस पे जरूर ध्यान दें। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हिंदू मुस्लिम पे लागू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हिंदू के लिए अलग मैरिज एक्ट है और उसके लिए अलग मैरिज एक्ट है। अभी आ जाता है लास्ट, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन। भाई जिस पे मान लीजिए एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने जब फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के लिए कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कुछ टेस्ट किए होंगे,
डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है तो बहुत सारे टेस्ट करता है। आपने कहा कि डीएनए है, डीएनए के लिए आपने जो भी टेस्ट किया, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो भी रिलीवेंट हो जाएंगी। Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which is such opinion, मैं जिन ग्राउंड्स पे अपना ओपिनियन दे रहा वो भी यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएंगे। An expert may give an account of the experiment performed by him for the purpose of forming his opinion। ठीक है, तो एक बार बस हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 45 में हमने क्या कहा कि हमारा ओपिनियन ऑफ क्या है, एक्सपर्ट्स है। पर्सन स्पेशली स्किल्ड किसमें, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर एक्सप्रेशंस। 45A जो है ये भी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है, यहाँ पे एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या एविडेंस। 47 जो है 45 का भी इंसर्ट किया गया 2008। 47 कहता है हैंड राइटिंग के लिए। रीड विद किस कहाँ पढ़ेंगे हम, सेक्शन 67 में पढ़ेंगे, 73 में पढ़ेंगे, 311 CRPC में भी पढ़ेंगे। 47A डिजिटल सिग्नेचर की बात कह रहा है, 67A के साथ पढ़ना है, 85B के साथ पढ़ना है। 48 किसके बारे में कह रहा है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। ऐसे व्यक्ति हु दे आर लाइकली टू नो कि वो एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे। 49 कह रहा है ओपिनियन एज टू यूसेज और टेनेंट्स, जिनको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होता है ऐसे लोगों का ओपिनियन। और सेक्शन लास्ट 50 कहता है आपका ओपिनियन और रिलेशनशिप्स, वहाँ भी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। किसके साथ पढ़ना है इसको, 32 के 5 के साथ। तो यहाँ पे कोर्ट को जब अपना ओपिनियन बनाना होता है तो इनकी लेता है 51 में इनका ओपिनियन लेता है, और 51 में क्या हो जाएगा आपका, इन सभी ओपिनियंस के जो भी ग्राउंड्स हैं वो भी 51 में क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। तो यहाँ तक बताइए, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी तरह का भी तो आप बता सकते हैं। चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी तरह के और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे मेल करें। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके वीडियो कैसे लगते हैं। टाइमिंग का बार बार यार इशू आ रहा है, कोई एक टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए। आप जब क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट आप सब लोग अवेलेबल होते हैं। शार्प 7 o'clock अभी टाइम चल रहा है। आपको जो भी टाइमिंग लगती है यार आपस में डिसाइड कर लो। प्लीज़ डेली टाइमिंग चेंज मत करो, इससे मेरा पूरा शेड्यूल फिर वो हो जाता है। 7 PM रहेगी, उसके बाद भी अगर आपको क्लास देखनी है तो रिकॉर्डेड वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो टाइमिंग विल बी 7 PM फॉर राइट नाउ डेली। देखिए, जब आप कई बार कहते हैं क्लास मिस हो जाती हैं, जब क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा व्यूवर्स नहीं आते हैं तो हो सकता है, मुझे लगता है कि वीडियो अच्छे नहीं होंगे इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है कभी कभी क्लासेस मिस हो जाती हैं। आप व्यूवर्स बढ़ाइए, डेफिनेटली हम अपनी तरफ से और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।